हाय। अब हम क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देखने जा रहे हैं। यदि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियोज को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके समझेंगे, क्योंकि यह प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में अच्छा कंसेप्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो हर एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे और खुद से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम क्या क्या सीखते हैं। अब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक अलग वर्ड यूज करते हैं, चांस। आप जब भी किसी से बात करते होंगे तो चांस वर्ड जरूर सुने होंगे। कैसे सुने होंगे कि यदि आप किसी से क्वेश्चन पूछिए कि बारिश कल होगी तो कोई आंसर देंगे, हो सकती है, नहीं हो सकती है, बहुत चांस है, कम चांस है होने का। यानी कि हम जो चांस का बात कर रहे हैं वो चांस किस में है, इसमें हमको फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है। कम चांस, ज़्यादा चांस, होने ना होने का हमको पता चलता है। लेकिन यही जो प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ने वाले हैं वो क्या करेगा, इसी चांस को एग्जैक्ट वैल्यू देगा। यानी कि मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली हमको बताएगा कि कितना चांस है कल बारिश होने का, कितना चांस है कल बारिश नहीं होने का। तो चांस और प्रोबेबिलिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन चांस क्या होता है, वो ऐसे ही हम बोल देते हैं कि कम या ज़्यादा, उसमें कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर में कोई घटना होगी, इसका यदि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए उसका हम आंसर फाइंड करते हैं। तो समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो आइए जानते हैं, इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of an event in future। मतलब जो बाद में होने वाला है, करंट में नहीं हो रहा है, बाद में होगा, उसका हम क्या करते हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, सबका हम प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। समझ गए, इसी को क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन कोई काम तो फ्यूचर में हो रहा है, तो फ्यूचर में करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो मेरे पास दो मेथड हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा है थ्योरेटिकल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, लैब के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। यानी कि हमको कोई फ्यूचर का काम होगा या नहीं होगा, इसको मैथमेटिकली हम फाइंड करते हैं लैब में जा करके, लैब के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। जैसे कि एक एग्जांपल को समझिए, अभी कोरोना आया हुआ था, कोरोना का वैक्सीन तैयार कहाँ होगा, लैब में होगा। लैब में तैयार किए, हमको एक्सपेरिमेंट करना है अब कि कितने लोगों पे ये सही बैठता है, कितने लोगों को ये सही कर सकता है। तो हम क्या किए, 10 लोगों को बुलाए, 10 लोगों को वैक्सीन दिए। उसमें से हम फाइंड करते हैं क्या, 7 लोग तो ठीक हो गए, 3 लोग अभी भी ठीक नहीं हो पाए। तो ठीक होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि यदि हम यहाँ पर लिखें कि टोटल कितने लोग बुलाए गए, टोटल मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग टोटल हो गए। ठीक कितने लोग हैं, ठीक को इस तरह से दिखाते हैं, 7 लोग हो गए। ठीक नहीं हो पाए, उनको कोरोना रह गया है, तो 3 लोग हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला किस टाइप से आपको यूज करना है वो देखिए। यदि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, ठीक होने का प्रोबेबिलिटी, तो ठीक होने के प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं कि टोटल लोग कितने थे, टोटल लोग थे 10, उसमें से ठीक कितने हुए, यानी कि टोटल में से ही हम क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है उसको हम यहाँ लिखते हैं। टोटल 10 थे, 10 में से कितने लोग ठीक हुए, 7 लोग ठीक हुए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ठीक होने का 7/10 हो गया। ठीक है, आप क्या जाने कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम डायरेक्ट देखते हैं, आंखों के सामने देखते हैं कि 7 लोग तो ठीक हो गए, 3 लोग ठीक नहीं हुए, वो कोरोना से अभी भी पीड़ित हैं। ठीक है,
यानी कि हमको कोई चीज सोचना नहीं पड़ा, उसमें डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं कि हाँ 7 लोग ठीक हो गए, वो एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, और 3 लोग अभी भी परेशान हैं, उनको कोरोना है ना। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसको देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखा गया है। क्या क्या है कि द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लैब या लैब के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हेयर इवेंट एक्चुअली अकर्स एंड वी सी दैट इवेंट, मतलब कि मेरे आंखों के सामने ये इवेंट हो रहा है और उसमें हम गिन पा रहे हैं कि 10 लोग टोटल खड़े किए, 7 को वैक्सीन दिए तो वो 7 ठीक हो गए, 3 लोग ठीक नहीं हो पाए, आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। इसको क्या कहेंगे हम? एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे। एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को हमेशा यूज नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है, इसके लिए देखिए, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लैब में ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी को गलत वैक्सीन लग गया तो वो फेटल हो सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? लैब में ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा हम लैब मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमको पता लगाना है कि भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक आता है, तो 7 फ्रीक्वेंसी होता है। 7 फ्रीक्वेंसी तक कितने ऐसे 2 मंजिले मकान हैं जो टिक पा रहे हैं? क्या करेंगे हम? एक स्पेसिफिक टाइप से सब कुछ, ईंट, सीमेंट, सब कुछ लेंगे और मकान बनाएंगे। 10 मकान बनाएंगे। 10 मकान बनाए, उसको क्या किए? लैब के एक्सपेरिमेंट करके या लैब के मशीनरी का यूज करके हम 7 फ्रीक्वेंसी का हम अर्थक्वेक वहां पर आसपास में ले आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि 7 या 8 मकान क्या है? बच गया, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन 2 मकान ऐसा है जो गिर गया, यानी कि मेरे पास क्या हो गया? अब फिर से आंखों के सामने हम देख पा रहे हैं कि 10 मकान को खड़ा किए, उसमें से उसको सबको क्या किए? 7 फ्रीक्वेंसी से सबको अर्थक्वेक आसपास में ला लिए। ठीक है, उसमें से 8 मकान क्या है? वो बच गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, कोई गिरावट नहीं आया। लेकिन 2 मकान क्या है? वो धराशायी हो गया, गिर गया। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर टोटल हम कितने लोग लिए? लोग मतलब मकान कितने लिए? टोटल 10 मकान लिए, उसमें से 8 मकान क्या हो गया? सही रह गया, गिरा नहीं। और 2 मकान क्या हो गया? गिर गया। तो यहाँ पर गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है? यदि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मकान गिर गया उसका प्रोबेबिलिटी कितना लेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल कितने लिए थे सैंपल? तो 10 मकान लिए थे, उसमें से इसमें से कितने मकान गिर गए? 2 मकान गिर गए। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/10 कहिए या 1/5 भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है एक्सपेरिमेंटल, वो देख लिए। अब सोचिए कि यदि हमको 10 मकान बनाने में कितने खर्चे आएंगे? मान लिया 2 मंजिले मकान, मान लिया 10 मंजिले मकान पर चेक करना है कि 10 मंजिला मकान बनाते हैं, 7 फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आता है तो कोई मकान गिरेगा नहीं गिरेगा? यदि हमको इसको फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 10 मकान बनाना पड़ेगा, सबको फिर से लैब का यूज करके मशीनरी का फिर से अर्थक्वेक या वाइब्रेट करना पड़ेगा और सबको गिरा के देखना पड़ेगा। तो एक मकान बनाने में तो लाइफ लग जाता है, 10 मकान बनाएंगे फिर एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत खर्च आएगा। तो इसको क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को तो लैब में करना जरूरी है, जैसे कोरोना का था, लेकिन हम सभी एक्सपेरिमेंट को या प्रोबेबिलिटी को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि यहाँ पर मेरा खर्चा बहुत आ जाता है, मतलब कि हमको इकोनॉमिकली वीक कर सकता है। तो हम वीक करने देंगे नहीं, तो क्या करेंगे? हम कुछ अपने से सोचेंगे जो ऑलरेडी पहले हो चुका है, उस मेथड को यूज करते हुए फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको हम सोचते हैं, अपने दिमाग में लेते हैं और अपने अनुसार फ्यूचर को सोच करके उसका आंसर फाइंड करते हैं। लेकिन उसको सोचने का तरीका भी है कि आप कुछ भी सोच करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरे पास घाटे का सौदा नहीं करना है, हमको फाइनेंशियली वीक नहीं होना है। तो वीक नहीं होना है तो हर एक को यूज नहीं करना है, जिसमें एकदम से जरूरी होगा तो उसी को हम लैब में यूज करेंगे, जिसमें जरूरी नहीं होगा उसको हम आंखों के सामने नहीं देखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो, लेकिन हमको यदि प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया है तो उसको क्या करेंगे? हम यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट को नहीं करते हैं, अपने से सोच करके कोई रिजल्ट फाइंड करते हैं, तो उसको कैसे फाइंड करें? थ्योरेटिकली एक्चुअली में फाइंड करते हैं, तो उस मेथड को क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल मेथड कहेंगे। तो आइए जानते हैं थ्योरेटिकल मेथड क्या होता है। थ्योरेटिकल मेथड में क्या होगा? सबसे पहले वो आंखों के सामने नहीं होगा। दूसरा, हम दिमाग से सोचेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा ये। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन द थ्योरेटिकल अप्रोच
we predict the results without performing the experiment actually। मतलब हम एक्सपेरिमेंट को फाइंड नहीं करते हैं, हम सोच समझ के उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या हो गया, मकान बनाना नहीं पड़ गया लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। द अदर नेम ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी इसका नाम है, ठीक है। और सिंपली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। मतलब कहीं पे प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तीनों का सेम मतलब है। तीनों को कैसे फाइंड करते हैं, सबका एक ही फॉर्मूला है, क्या है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ अपॉन में टोटल। जो एक्सपेरिमेंटल में किए थे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम कॉइन टॉस किए, क्रिकेट देखे होंगे। क्रिकेट में क्या होता है, सबसे पहले हम कॉइन को टॉस करते हैं, कोई एक जीतता है कोई एक हारता है। टॉस को जो जीतता है वो डिसाइड करता है कि बॉलिंग या बैटिंग लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, 2 कैप्टन और एक बीच में जो एम्पायर रहते हैं, ठीक है। वो टॉस किए तो ये जो कॉइन आया, ये एम्पायर, ये जो कैप्टन है वो बोला कि हेड। तो हेड तो बोला, लेकिन क्या कह सकता है, या तो टॉस किए तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। सरफेस क्या है, हार्ड रखना है। मान लीजिए सेंट पे करेंगे तो सेंट पे मान लीजिए वो सिक्का वर्टिकल भी हो सकता है, तो सेंट पे नहीं लेना है। हार्ड सरफेस पे लेंगे तो हमेशा क्या होगा, हेड या टेल आएगा, है ना। तो हेड या टेल आएगा, 2 ही चीज आ सकता है। यदि ये हेड बोला और हेड आ गया तो ये क्या हो गया, जीत गया। तो प्रोबेबिलिटी इसमें कैसे फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम इंडियन कैप्टन हैं, तो इंडियन कैप्टन बोला हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का क्या होगा, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या आ सकता है। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मेरे पास कितने हैं, टोटल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल हो गया। इसी टोटल में से हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि इसी टोटल में से कुछ होगा वैल्यू जो मेरे फेवर का होगा, जो हम चाह रहे हैं वो होगा। हम क्या चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो यहाँ पर आता है। हम हेड चाह रहे हैं तो हेड कितने बार आ सकता है, यदि एक बार उछालेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार हेड आ सकता है, तो 1 आ गया। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम जो जो आ सकता है, उसमें से मेरे फेवर का कितना है, तो एक बार ही हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक टेल है। मेरे फेवर का क्या है, मेरे फेवर का इसमें एक हेड ही है, तो 1 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। ये समझिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, आप क्या करेंगे, लूडो खेलते होंगे। लूडो में क्या है, 1 2 3 4 5 6 आता है, कुछ भी आ सकता है। एक बार लूडो के डाइस को हम उछाले, कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें क्या है, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले क्या आना होता है, 6 लाना होता है, ताकि आप क्या करेंगे, उस गोटी को बाहर निकाल करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हम क्या किए, डाइस को ऐसे ही उछाले, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, 6 का चाहिए। इसमें हमको 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल कितना है, ये भी आ सकता 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 है। मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। तो टोटल लिखते हैं, नीचे में लिख दिए टोटल नीचे में। ऊपर में क्या लिखते हैं, जो मेरे फेवर का है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि वो आए, तो कितना आ सकता है। इसमें ये 6 किस के लिए है, 1 2 3 4 5 6 के लिए है। तो 6 तो एक ही बार है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये 6 एक ही बार हो जाएगा। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 6 आने का 1/6 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो क्या करना है, ध्यान लगा के सुनना है और हर एक चीज को आसानी से देखते जाना एक फ्लो में चाह रहे हैं पढ़ाने का, और छोटा छोटा वीडियो देंगे प्रोबेबिलिटी का, ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएं और हम भी अच्छे से इलेबोरेट तरीके से बता पाएं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि छोटा छोटा वीडियो है, बाद में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का हर एक वीडियो अच्छे से आएगा। आप दूसरा बुक का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। नहीं सोल्व करेंगे तो हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि आप ऑलरेडी इसमें हम आपको बता चुके हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आइए ध्यान लगा के बस देखते रहिए। अब देखिए कि यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि we assume that the outcomes of the experiment are equally likely। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है,
आप वर्ड मीनिंग तो समझ गए होंगे। इक्वली मतलब इक्वल होना चाहिए, लाइकली मतलब कुछ होता होगा, रिलेटेड टर्म होगा, इतना समझ गए। देखिए एक्चुअली में इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम इवेंट किए, क्या क्या इवेंट किए, एक तो टॉस उछाले और दूसरा हम डाइस को हम उछाले थे, ठीक है। देखिए जब सबसे पहले चलते हैं किसमें हम कि कॉइन वाले में। कॉइन में क्या था, हमको दो पॉसिबिलिटी था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो हेड आने का उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना टेल का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप हेड निकाले हैं, हेड का कितना है, हाफ निकाले हुए हैं ऑलरेडी। टेल का भी कितना होगा, टेल का भी टोटल तो बदलता नहीं है, टोटल कभी नहीं बदलेगा, एक इवेंट में टोटल कभी नहीं बदलता है। तो टोटल कितना हो गया, हेड और टेल दो हो गया। लेकिन टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये जो दो है किसके रिगार्डिंग है, एक हेड के रिगार्डिंग है, एक टेल के रिगार्डिंग है। तो इसमें यदि हम टेल चाह रहे हैं तो टेल कितने बार है, एक बार है। तो दोनों क्या है, दोनों का आउटकम जो है हेड आने का और टेल आने का, दोनों का क्या है, आउटकम इक्वल है ना। तो जब इक्वल आउटकम आना होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम, इक्वली लाइकली कहेंगे। नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए दोबारा दूसरा देखते हैं। डाइस में आप समझ जाइएगा। देखिए डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 टोटल आ सकता है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या चाहिए, 6 चाहिए। 6 चाहिए तो हम कैसे कैसे ला सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आउटकम क्या है, मतलब फेवरेबल कितना है, 1 है। टोटल तो 6 है ही, यहाँ पर 1 फेवरेबल है। यदि हम एक बार डैश करते हैं तो मैक्सिमम एक ही बार 6 आ सकता है, मैक्सिमम एक ही बार 5 आ सकता है, मैक्सिमम एक ही बार 4 आ सकता है। तो मेरे पास क्या है, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। लेकिन आउटकम पूछेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार 6 आ सकता है। ऐसे ही यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालें, प्रोबेबिलिटी 5 का कितना होगा, यदि हम एक ही बार डैश को उछाल सकते हैं तो टोटल तो मेरे पास बदलेगा नहीं। 6 किसके रिगार्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 के रिगार्डिंग, टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, ये 6 हो गया उसके लिए टोटल आउटकम। यहाँ पर हमको चाहिए क्या, 5 चाहिए। यदि एक बार उछालेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, 1/6। यहाँ पर भी क्या हो गया, 1/6। किसी के लिए भी निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे तब भी 1/6, 2 के लिए निकालेंगे तब भी 1/6, 3 के लिए निकालेंगे तब भी 1/6। मतलब सबके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 है। यदि इक्वली लाइकली को समझिएगा कि यदि कोई इवेंट हम कर रहे हैं उसमें क्या है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहने का मतलब हेड एंड टेल, या डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉसिबिलिटी हो गया। तो जो भी पॉसिबिलिटी है उसके आने का चांस इक्वल है, यानी कि हेड का भी 1/2 प्रोबेबिलिटी था, टेल का भी 1/2 था। इसमें यदि डाइस में आइए तो 6 का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, 1 आने का भी 1/6 होगा, 5 आने का भी 1/6 होगा। मतलब इक्वल है, जो एक इवेंट है उसमें इक्वल है पॉसिबिलिटी आने का। तो इस टाइप के इवेंट को क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली कहते हैं, ठीक है। तो आइए, इसको क्या होता है कि यदि कोई बात एक बार में समझ नहीं आना है तो क्या होता है, रिलेटेड टर्म रहता है। यदि एक जगह समझ में आए तो इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं अभी कि कौन कौन से इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं आया, तो क्या करना है, उसको अगले वाले में देखेंगे कि कौन कौन इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होता है, उसको हम बताने वाले हैं, उसको देख लेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी इक्वली लाइकली नहीं होगा वो समझ में आ जाता है, बस क्या क्लिक करेगा दिमाग में, इसी का तो उल्टा होगा। फिर से देख लेंगे उस चीज को तो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। दो एग्जांपल बता रहे हैं ताकि क्या हो, एक एग्जांपल से कंफ्यूजन रह जाता है, 2 एग्जांपल बताएंगे तो रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट ऐसे होते हैं जो इक्वली लाइकली नहीं होते हैं। तो इक्वली लाइकली का यदि आपको डिफिनीशन लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, हैविंग इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम। तो हम आपको चाहते हैं कि एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल पहला लिख लीजिए, किसके लिए, आप कॉइन के लिए लिख लीजिए। तो हेड का भी कितना है, आउटकम टोटल हो गया, टोटल आउटकम इक्वल्स टू क्या, 2 इन 1 थ्रो। एक ही बार यदि हम उछालते हैं तब 2 ही बार आ सकते हैं। मान लो 2 बार कॉइन उछालेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, तो एक ही बार देखने, एक बार किए तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 किसके रिगार्डिंग, एक हेड हो जाएगा, एक टेल हो जाएगा। लेकिन हेड आने का आउटकम कितना चांस है, एक बार उछालेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है। टेल आने का कितना चांस है, एक ही बार आ सकता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम डाइस का लेते हैं। डाइस थ्रोन वंस, थ्रो वंस, एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम कितना आ सकता है,
टोटल आउटकम हो गया 6। ये किसके रिगार्डिंग 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। 6 कहाँ से आया वो पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 के आने का, आउटकम आने का कितना पॉसिबिलिटी है, इसमें भी 1 ही है। यदि एक बार करेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार 1 आएगा। 2 आने का क्या है, मैक्सिमम यदि एक बार करेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार 2 आएगा, इसका भी 1 है। ऐसे ही 3 आने का भी एक ही बार चांस है, 4 आने का भी एक ही चांस है, ऐसे ही 5 आने का भी एक ही चांस है। 5 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है वो आप जान रहे हैं। ये कहाँ आ रहा है, ये डाइस पे आ रहा है, ये डाइस पे दिख रहा है। ये क्या है, ये हम आउटकम निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है। एक बार यदि हम डाइस करेंगे तो एक ही बार हमको 1 मिलेगा, मैक्सिमम एक ही बार 2 मिल सकता है, एक ही बार 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और एक ही बार 6 मिल सकता है। 1 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, जरूर लिख लीजिए आप, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगा कि एक जगह तो 1 1 लिखा हुआ, एक जगह 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आएगा। तो समझ गए सारा बात। अब देखते हैं कि क्या हमेशा जो इवेंट हम करेंगे वो इक्वली लाइकली होगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं, इजीली समझ जाइएगा। देखिए हम क्या किए, 10th क्लास में हैं अभी, ठीक है। कुल स्टूडेंट कितने हैं, 21 स्टूडेंट हैं, उसमें से 20 बॉयज़ हैं, 1 गर्ल्स हैं। जो जनरली आप जब ग्रामीण एरिया में जाइएगा तो ऐसे ही रहता है, बॉयज़ मैक्सिमम रहते हैं, गर्ल्स 1 2 3 4 ऐसे ही रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, 20 बॉयज़ हैं, 1 गर्ल्स हैं, 10th क्लास में मान लीजिए, ठीक है। हम बोले कि किसी एक स्टूडेंट को बुला के ले आओ जो 10th क्लास में पढ़ता है। वो कोई जिसको बोल रहे हैं वो गया और जिसको पहले देखा बोला कि आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से सबके पास क्या है, कोई भी आ सकता है, उसमें रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 21 तक किसी को भी वो बुला सकता है। जो पहले दिखेगा उसी को बुलाएगा। मान लो गर्ल्स दिखे तो गर्ल्स को ही बुला लेगा, बॉयज़ दिखे तो बॉयज़ को ही बुला लेगा। मतलब रोल नंबर 1 का भी उतना ही चांस है, 2 का भी उतना ही चांस है, 3 का भी उतना ही चांस है और डैश 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 21th नंबर जो स्टूडेंट है उसका भी उतना ही चांस है। मतलब कि किसी को भी बुलाया जा सकता है, सबके पास इक्वल चांस है, ठीक है। एक हो गया, ये क्या हो गया, ये इक्वली लाइकली वाला कंडीशन हो गया कि सबके पास इक्वल चांस है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। सब स्टूडेंट वहाँ पर अलग अलग है, सबका रोल नंबर अलग अलग है, तो सब अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। पहला हो गया इक्वली लाइकली वाला। इसी एग्जाम्पल को हम अब इक्वली लाइकली नहीं होगा इस रूप में अब समझाते हैं। कैसे, देखिए यदि हम बोले कि किसी एक स्टूडेंट को 10th क्लास से बुला के ले आओ, तो कितना पॉसिबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉयज को बुला के लाएगा। तो देखिए गर्ल्स 1 है, बॉयज क्या है, सब तरफ बॉयज बैठा हुआ है, गर्ल्स तो 1 है, कहीं पर भी छुप जाएगी। मतलब हर एक जगह उसको क्या दिखाई देगा, बॉयज ही बॉयज दिखाई देगा। तो किसी एक बॉयज को बुलाने का चांस कितना है, बहुत ज़्यादा चांस है किसी एक बॉयज को ही बुलाएगा। जिसको बुलाना है वो क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा, कोई भी 10th क्लास का दिख गया बोलेगा कि चलिए, क्योंकि उसको मेहनत करना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या करना है, जो पहले दिखेगा उसको बोलेगा कि आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, बॉयज का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसी को बुलाया जाएगा। गर्ल्स का क्या है, कहीं पर भी छुप जाएगी, दिखेगी नहीं, कहीं पर बैठी होगी। तो गर्ल्स का क्या है, बहुत कम चांस है कि उसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉयज का चांस ज़्यादा हो गया। बॉयज का चांस मतलब रिलेटेड टर्म पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो बॉयज का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि उसी को बुलाया जाएगा। गर्ल्स का क्या है, कम हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन अलग अलग मतलब है। कैसे, यहाँ पर जब हम बुलाए हैं किसी एक स्टूडेंट को 10th क्लास से बुलाने के लिए, तो रोल नंबर 1 अलग है, रोल नंबर 2 अलग है, रोल नंबर 3 अलग है, 21 अलग है। इसमें हम बॉयज गर्ल्स कर ही नहीं रहे हैं, सबको अलग अलग मान रहे हैं। रोल नंबर 1 अलग, रोल नंबर 2 अलग। जैसे ही हम बोल रहे हैं दूसरे पक्ष में कि बॉयज मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 20 तक सब इक्वल हो गए, सबका वैल्यू इक्वल हो गया, सब बॉयज ही हो गए। तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। और गर्ल्स क्या हो गया, इतू सा हो गई, 1 है, एक ही है, तो इतना बड़ा पहले दिखेगा कि 1 दिखेगा, तो इतना बड़ा पहले दिखेगा, है ना। यानी कि चांस क्या हो गया, इतना बड़ा चांस हो गया। और गर्ल्स का चांस कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो क्या हो गया, चांस अलग अलग हो गया, प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसके पास, बॉयज के पास ज़्यादा चांस है, गर्ल्स के पास छोटा सा चांस है। नहीं समझे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज दैट ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमको किसी एक बॉल को, मान लीजिए इसको क्या किए, एक सैक में, बोरे में ले लिए 5 बॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लीजिए ये बोरा हो गया, इसमें क्या है 1 2 3 और 4 हो गया, रेड बॉल हो गया, और 1 ब्लू बॉल मान लीजिए ये ब्लू बॉल हो गया, ठीक है, ये ब्लू बॉल हो गया। तो
अब हमको यदि कोई बोलेगा कि एक बॉल निकालिए, बिना देखे हुए एक बॉल को निकालिए, ठीक है, हम निकाले, फिर आँख खोले, तो कितना पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या निकालना दिखाए हैं कि टोटल लिखेंगे। टोटल क्या लिखेंगे, टोटल कितना है, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 4 ये और 5, टोटल यहाँ पर लिखते हैं 5 हो गया। और हम क्या चाह रहे हैं, रेड बॉल आए, तो रेड बॉल का कितना है टोटल, 4 रेड बॉल है, तो 4 में से कोई एक आ सकता है, तो 4/5 हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, 4 है, आउटकम कितने हैं, 4 है यहाँ पर, है ना, यानी कि इसके पास आउटकम कितने हैं, 4 हैं। और फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हम निकालेंगे ब्लू बॉल का, तो ब्लू बॉल का क्या है, टोटल तो बदलता नहीं है, एक इवेंट में टोटल नहीं बदलता है, तो टोटल कितने हैं, 5 बॉल है, लेकिन हमको ब्लू चाहिए, ब्लू कितने हैं, इसमें से 1 ही ब्लू हैं, तो यदि हम एक बार निकालेंगे तो एक ही ब्लू निकल सकता है, एक ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आउटकम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आउटकम क्या है, 1 है, तो आउटकम अलग अलग हो गया। जैसे ही आउटकम अलग अलग हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा, वो इक्वली लाइकली नहीं बचेगा। समझ में आ गया। चलिए इसको क्या है कि एक बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में इजीली आ जाएगा, है ना। आइए अब देखते हैं कि हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे। देखिए अब एक बात तो समझ में आ गया कि कुछ इवेंट्स क्या हो सकते हैं, इक्वली लाइकली हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है कि इक्वली लाइकली वाले इवेंट्स को ही पढ़ने हैं। मतलब वहाँ पर क्या हो गया कि एक इवेंट करेंगे, इवेंट्स में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, सभी आउटकम के आने के इक्वल चांस होंगे। जैसे कि यदि हम कॉइन टॉस किए तो कॉइन टॉस करने में 2 पॉसिबिलिटी है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड का भी उतना ही आउटकम हो सकता है जितना कि टेल का, 1 1 दोनों के पास। ऐसे ही डाइस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 सबके इक्वल आउटकम हैं, एक एक चांस है, एक बार उछालेंगे तो मैक्सिमम एक बार एक आ सकता है। समझ गए। अब दोबारा तिबारा बोल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। मतलब 10th क्लास में क्या है, इक्वली लाइकली वाले ही पढ़ने हैं। तो कुछ जो वर्ड हैं पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको ध्यान में रख लीजिए। कॉइन में हम कुछ वर्ड को यूज करेंगे। फेयर कॉइन मतलब जो सरकार डिजाइन करी है उसमें यदि हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, तो क्या हो गया, फेयर कॉइन हो गया। अनबाइस्ड कॉइन क्या हो गया, कुछ भी हम उसको तोड़ फोड़ या कुछ भी नहीं किए हैं तो अनबाइस्ड हो गया। रैंडम टॉस क्या हो गया, बिना देखे हुए जैसे तैसे उसको टॉस कर दिया, रैंडम टॉस हो गया कॉइन का, ठीक है। ऐसे ही डाइस में भी सेम चीज़ है। फेयर डाइस मतलब जैसा डिजाइन होना चाहिए, जो सबको मान्य है वो डिजाइन है तो वो फेयर हो गया। अनबाइस्ड मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो अनबाइस्ड हो गया। रैंडम थ्रो ऑफ ए डाइस मतलब कि डाइस लिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किस तरीके से रखेंगे तो 6 आएगा, किस तरीके से रखेंगे तो 1 आएगा। कैसे भी रखेंगे, किसी भी तरीके से थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, इसको रैंडम टॉस कहेंगे। तो ये वर्ड बार बार यूज होगा, जब आप एग्जाम्पल करिएगा या क्वेश्चन करिएगा तो बार बार यूज होगा। तो इस टाइप से करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में कोशिश करते हैं समझाने का। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आपको हर एक दिन वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, ताकि हर एक एग्जाम्पल को एक दिन समझाएंगे, लेकिन 4 तरीके समझाएंगे। 4 तरीके से समझाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक तरीके से तो हो गया, दूसरे तरीके से हो गया, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल यदि 4 तरीके से आप समझ जाएंगे, 4 तरीके से समझाएंगे, 4 तरीके का मतलब क्या है वो भी समझाएंगे, और उसमें जो बातें होती है समझने वाली, जो आगे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यूज होगा, उसको भी यदि बताते चलेंगे तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी बुक का होगा तो। ठीक है, तो आप बने रहिए और जानिए किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी खुद तो सीखेंगे ही और दूसरों को भी इस तरीके से बताएंगे कि आप खुद मास्टर हों। तो आइए हम मिलते हैं लेक्चर 2 में, इससे आगे देखते हैं। धन्यवाद।